Hello and welcome to Answer Writing Discussion Lecture, Day 4. Topics for Day 4 were DPSP, Directive Principle of State Policies and Fundamental Duties. Let's have a brief overview of the question paper first. 3 markers, DPSP first 3 marker, second 3 marker, Sardar Swaran Singh Committee, third 3 marker, 86th Constitution Amendment Act, fourth 3 marker, Significance of Fundamental Duties, fifth 3 marker, Directive Outside Part 4. Next is 6 markers. 6 markers में सबसे पहला क्वेश्चन enlist the fundamental duties. Next is examine the significance of DPSP. Next 6 marker was difference between DPSP and fundamental rights. Next was DPSP and fundamental rights are complementary to each other. Comment. Next 6 marker was evaluate the demand for making fundamental duties compulsory and binding. Next was fundamental duties and fundamental rights are complementary to each other. Next was 15 markers. 15 markers discuss the conflict between DPSP and fundamental rights with the help of constitutional cases and amendments. Next 15 marker was examine how far the state has succeeded in the implementation of DPSP. If you are a 2020 candidate, then you can attempt 6 markers in 5 marker category and 15 markers as 11 marker category. Also, I have mentioned some 6 markers to be attempted as 11 markers. Now let's begin with the discussion first. पहला 3 marker DPSP. DPSP में सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर गाइडलाइंस विच आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस एंड लॉ मेकिंग इन अ कंट्री. सेकंड 3 marker हम इसमें लिखेंगे, सेकंड पॉइंट हम इसमें लिखेंगे एनश्राइंड अंडर पार्ट 4 फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51. थर्ड पॉइंट के तौर पे हम लिख सकते हैं बोरोड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. फोर्थ पॉइंट में हम लिख सकते हैं नेचर दैट इज नॉन जस्टिसिएबल. फिफ्थ पॉइंट में हम लिख सकते हैं बी आर अम्बेडकर डिस्क्राइब्ड इट एज नोवेल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जो आखिरी में मैंने जो 3 पॉइंट बताए, ये तीसरा पॉइंट बनाने के लिए फीडर पॉइंट्स हैं. जरूरी नहीं है आपको 5 पॉइंट्स लिखने हैं, आप कोई भी 3 या 4 पॉइंट इसमें से लिख सकते हैं आपकी लैंग्वेज और आपकी शब्द सीमा के अनुसार. नेक्स्ट 3 मार्कर है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी. सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के अंदर पहला पॉइंट लिखेंगे इसका गठन कब हुआ. गठन हुआ 1976 में, कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1976 बाय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट. फॉर मतलब एक ही पॉइंट में हमने 2 चीजें एड्रेस करी, 3 चीजें एड्रेस करी बेसिकली. कब, किसके द्वारा, और तीसरा चीज ऑब्जेक्टिव उद्देश्य. तो कब 1976 किसके द्वारा, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट. और उद्देश्य क्या था, फॉर सजेशन ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य, इनके ऊपर सजेशंस देने के लिए. नेक्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे रिकमेंडेशन, है ना. सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेड 8 फंडामेंटल ड्यूटीज विच आर कंपल्सरी एंड बाइंडिंग ऑन सिटीजंस. कंपल्सरी, बाध्यकारी रूप से सिटीजंस को फॉलो करनी थी ये ड्यूटीज, और 8 ऐसी ड्यूटीज, मूल कर्तव्य उन्होंने बताए थे. लेकिन ऑन हिज रिकमेंडेशन बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 51A, आर्टिकल 51A वाज एडेड, है ना, विच टाइटल एज फंडामेंटल ड्यूटीज, और उसमें 10 ड्यूटीज ऐड करी गई जो कि कंपलसरी और बाइंडिंग सिटीजंस के ऊपर नहीं है. तो ये 3 पॉइंट जो मैंने बताए हैं, जो कि आपको पॉपअप में भी दिख रहे होंगे, ये 3 पॉइंट्स हम इस आंसर में दे सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में पास हुआ, और इसके द्वारा क्या चीजें ऐड हुई पहले वो लिखेंगे. 2 चीजें ऐड हुई. पहला एडिशन है आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन एज फंडामेंटल राइट, और उसके बाद सेकंड जो एडिशन है दैट इज आर्टिकल 51A की के वाली ड्यूटी, 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी जो है हमने इसी अमेंडमेंट से ऐड करी थी. तो फंडामेंटल ड्यूटी में एडिशन हुआ. साथ ही साथ एक प्रोविजन अमेंड हुआ है. कौन सा प्रोविजन अमेंड हुआ है, 45 वाला जो डीपीएसपी है आपका, आर्टिकल 45 के अंडर जो डीपीएसपी दिया उसको अमेंड किया गया. उसकी जगह क्या किया गया, उसकी जगह ये किया गया कि जो अर्ली चाइल्डहुड केयर 0 to 6 years ऑफ एज ऑफ चिल्ड्रंस के लिए जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है उसके लिए स्टेट प्रोविजन करेगा. ये वहां पर सप्लीमेंट किया हुआ है. इसके बाद चौथा जो हमारा 3 मार्कर है सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज. फंडामेंटल ड्यूटीज का महत्व क्या है. फंडामेंटल ड्यूटीज का महत्व क्या है, एक तो ये रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप इंश्योर करती है. किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप इंश्योर करती है, आपके ऊपर नैतिक बाध्यता लगाकर, आपके ऊपर मॉरल ऑब्लिगेशन लगा करके. सेकंड, ये एक वार्निंग है अगेंस्ट किस चीज के लिए, एंटी नेशनल और एंटी सोसाइटी एलिमेंट्स के लिए, एंटी सोशल एक्टिविटीज के लिए, जैसे कि झंडे का अपमान करना, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना, हमारे राष्ट्रीय गान का अपमान करना. तो ऐसे एंटी नेशनल और एंटी सोशल एक्टिविटीज के लिए वार्निंग के तरह काम करती है. तीसरा है helps the court to check constitutional validity of a law.
तो किसी भी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करने के लिए ये कोर्ट को भी हेल्प करता है। उसके बाद चौथा है इट सर्व एज एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी सिटीजन्स, मतलब हमारे यहाँ के नागरिकों के लिए एक तरीके से इंस्पिरेशन का काम करता है। तो ये 4 जो है फंडामेंटल ड्यूटीज के सिग्निफिकेंस हैं। आप इसमें से कोई से भी 3 अगर देना चाहें दे सकते हैं। नेक्स्ट इज डायरेक्टिव्स आउटसाइड पार्ट 4। हमारे संविधान के अंदर पार्ट 4 के अंदर जो डायरेक्टिव्स दिए हुए हैं आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51, इसके अलावा 3 डायरेक्टिव्स और हैं। कौन कौन से 3 डायरेक्टिव्स हैं? पहला डायरेक्टिव है आर्टिकल 335 के अंतर्गत, जहां पर क्लेम्स ऑफ एससी एसटी टू सर्विसेज देके रखा है। यहां पर देके रखा है कि एससी एसटी सर्विसेज में तभी तक एडमिसिबल है तब तक कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी का हनन ना हो। मतलब कीपिंग इन माइंड द एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी द क्लेम्स ऑफ एससी एसटी शुड बी सिक्योर्ड इन सर्विसेज, है ना। तो यहां पर एक लिमिटेशन है एससी एसटी के रिजर्वेशन के ऊपर, ये भी बोल सकते हैं, और स्टेट के ऊपर डायरेक्टिव्स भी है। साथ ही साथ आर्टिकल 350A में, आर्टिकल 350A में क्या है? इंस्ट्रक्शंस इन मदर टंग, है ना। स्टेट शैल प्रोविजन फॉर इंस्ट्रक्शंस इन मदर टंग, आपकी मातृभाषा में, आपकी मातृभाषा के अंदर ही आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, एजुकेशन इंस्ट्रक्शंस और अदर इंस्ट्रक्शंस, जो कि आर्टिकल 350A के माध्यम से दिए जाएंगे और स्टेट इसके लिए कार्य करेगा। इसके बाद है आर्टिकल 351। आर्टिकल 351 में डायरेक्टिव है टू प्रमोट या डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। आपका जो हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी भाषा है, उसके विकास के लिए स्टेट काम करेगा। तो ये 3 डायरेक्टिव जो है पार्ट 4 के अलावा देके रखे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, जो कि है 6 मार्कर्स। 6 मार्कर्स में सबसे पहला 6 मार्कर है एनलिस्ट फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज एनलिस्ट करनी है, इसका मतलब ये है कि हमको जो 11 की 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है ऐसी कैसी लिखनी है। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन बनाएंगे। इंट्रोडक्शन में हम क्या लिख सकते हैं? इंट्रोडक्शन में हम ये लिख सकते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंश्राइंड अंडर पार्ट 4A अंडर आर्टिकल 51A एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर एज फॉलोज। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से, है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज को, मूल कर्तव्य को ऐड किया गया, जो कि भाग 4 और अनुच्छेद 51A के अंतर्गत दी गई है, जो कि निम्नलिखित है। उसके बाद हम सारी की सारी 11 की 11 फंडामेंटल ड्यूटीज लिखेंगे। 11 की 11 पूरी की पूरी लिखना थोड़ा सा मुश्किल टास्क है, लेकिन हम उसको थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे। जैसे कि सबसे पहली ड्यूटी हम लिखेंगे अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम। सेकंड, फॉलो आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। थर्ड इज प्रोटेक्ट सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। फोर्थ, डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस। उसमें से कुछ कुछ चीजें हम काट सकते हैं। फिफ्थ, spirit of common brotherhood. Sixth, preserve composite culture. Seventh, preserve natural environment. Eighth, develop scientific temper. Ninth, safeguard public property. Ninth के बाद 10th, strive for excellence. 11th, duty of parents and guardians to send their children of age group 6 to 14 years to school. तो इस तरीके से थोड़ा सा हम उसको शॉर्ट करके सारी की सारी फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारी लिखने की कोशिश करेंगे। अब इसके बाद हम इसको कंक्लूड भी करेंगे। कंक्लूड कैसे करेंगे? दो नॉट जुडिशियली इन्फोर्सिबल बट फंडामेंटल ड्यूटीज हैव मोरल ऑब्लिगेशन ऑन सिटीजंस टू इंस्टिल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब यह है कि भले ही न्यायालय के द्वारा ये जो मूल कर्तव्य प्रवर्तनीय नहीं है, इन्फोर्सिबल नहीं है, लेकिन फिर भी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, मूल कर्तव्य जो है, हमारे ऊपर, हमारे नागरिकों के ऊपर एक नैतिक बाध्यता लगाते हैं, जिसके माध्यम से, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों में जनरेट होती है। तो ये इस स्टेटमेंट के साथ हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सेकंड क्वेश्चन, एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ डीपीएसपी। अब डीपीएसपी का सिग्निफिकेंस जब हमको देना है, तो इसका इंट्रोडक्शन हम एक तो जनरल तरीके से बना सकते हैं बाय डिफाइनिंग डीपीएसपी, जैसा कि हमने पहले 3 मार्कर में किया था, या तो फिर थोड़ा अलग तरीके से हम कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया है। डीपीएसपी इंश्राइंड अंडर पार्ट 4 फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51 आर आइडियल्स, एस्पिरेशंस, सेंटिमेंट्स एंड गोल्स ऑफ फ्रीडम मूवमेंट विच हैव फॉलोइंग सिग्निफिकेंस। मतलब थोड़ा सा उसमें मैंने भव्यता दिखाने की कोशिश करी कि हाँ, ये हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो हमारे गोल्स थे, जो हमारे एस्पिरेशंस थे, जो हमारी चाहते थी, वो सबका संकलन है। इसके बाद मैंने सिग्निफिकेंस बताया। सिग्निफिकेंस में मैंने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स के नाम यूज करे ताकि मेरा आंसर थोड़ा सा ऑथेंटिक लगे। मैं आपको भी ये एडवाइस करूंगा, जब भी आप किसी की बात कोट करके अगर आप लिखते हैं तो आपके आंसर में थोड़ा सा वजन बढ़ जाता है। तो हमेशा आप, जैसे मैंने इधर BR अम्बेडकर का नाम लिखा है, मैंने इधर हम ग्रैनविल ऑस्टिन का नाम लिखा है, इसके बाद मैंने यहाँ पर आइवर जेनिंग का नाम लिखा है। तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, संविधानविद हैं, उनके नाम अगर आप लिख के उनके उसके द्वारा सिग्निफिकेंस या उसके द्वारा आप आंसर लिखेंगे तो आपके आंसर का थोड़ा सा वर्चस्व बढ़ सकता है। तो वही मैंने यहाँ पे करने की कोशिश की और वही मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि अकॉर्डिंग टू BR अम्बेडकर,
डीपीएसपी क्या है? डायरेक्शंस टू फ्यूचर लेजिस्लेटिव्स एंड एग्जीक्यूटिव्स इन द मैनर हाउ टू यूज देयर एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर्स। मतलब कुल मिलाकर के बी आर अम्बेडकर के हिसाब से ये फ्यूचर में आने वाले विधायक शक्ति, विधायिका और कार्यपालिकाओं के लिए एक डायरेक्शन के तौर पे काम करेगा कि किस प्रकार वो अपने विधायक और कार्यपालिक शक्तियों का उपयोग कर सकेंगे। इसके बाद सेकंड है, इट डायरेक्ट द स्टेट्स टू अचीव द गोल्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस एंड डेमोक्रेसी, है ना। कुल मिलाकर के ये हमारे सामाजिक और आर्थिक न्याय को प्रदान करने के लिए जो है सरकार को प्रेरणा देते हैं, प्रेरणा स्रोत की तरह काम करते हैं। तीसरा है, ग्रैनविल ऑस्टिन टर्म द डीपीएसपी एज द कोर ऑफ कमिटमेंट फॉर सोशल रिवॉल्यूशन। मतलब कि एक सोशल रिवॉल्यूशन के लिए कमिटमेंट के तौर पर डीपीएसपी को ग्रैनविल ऑस्टिन जैसे संविधानविद ने हमारे यहां देखा। चौथा जो सिग्निफिकेंस है, इट सर्व एज अ क्रूशियल टेस्ट फॉर परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए भी डीपीएसपी को हम एक टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। फिफ्थ है, इट फैसिलिटेट्स स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी इन डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसी, है ना। क्योंकि सारी की सारी जो पॉलिसीज हैं उसके लिए गाइडलाइन की तरह कौन काम करेगा? डीपीएसपी। इसलिए सरकारें भले ही बदल जाएं लेकिन जो एम है वो मिस ना हो, इसलिए डीपीएसपी उसको कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज में होनी चाहिए उसको बरकरार रखने के लिए डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व जो काम करते हैं। नेक्स्ट है सिक्स, इट एक्ट एज अ गाइडिंग लाइट फॉर गवर्नमेंट व्हाइल मेकिंग पॉलिसीज और लॉ। जब भी गवर्नमेंट कोई लॉ या पॉलिसी बनाना चाहे तो उसके लिए एक टॉर्च बियरर की तरह या गाइडिंग लाइट की तरह ये काम करती है। कंक्लूड करना है, कंक्लूड इस तरीके से कर सकते हैं कि डीपीएसपी हैज सर्व्ड अ यूजफुल पर्पस इन विजुअलाइजिंग इंडिया एज अ वेलफेयर स्टेट एंड दस इट इज राइटली टर्म्ड एज नोवेल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय बी आर अम्बेडकर। मतलब ये कि एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए डीपीएसपी का महत्व समझा जा सकता है और जिस तरीके से बी आर अम्बेडकर ने इसको नोवेल फीचर्स का इसीलिए दर्जा दिया हुआ है, तो इस तरीके से आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, डिफरेंस बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स। डिफरेंस बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट जब भी लिखेंगे तो आप इसमें अगर चाहे तो इंट्रोडक्शन करें, चाहे तो ना करें, सीधा की सीधा आप टेबल बना सकते हैं। टेबल आपको लक्ष्मीकांत में भी दी हुई है, लेकिन लक्ष्मीकांत में थोड़ी सी टेबल बड़ी दी हुई है, हम उसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। किस तरीके से छोटा कर सकते हैं? उसमें 3 कॉलम की टेबल बनाए, है ना। एक में हम बेसिस लिखें, सेकंड में हम फंडामेंटल राइट्स लिखें, थर्ड में हम डीपीएसपी लिखें। बेसिस में मीनिंग क्या है? फंडामेंटल राइट्स आर एसेंशियल राइट्स ऑफ द सिटीजंस ऑफ द कंट्री, है ना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर द स्टेट पॉलिसीज एंड फॉर मेकिंग लॉ। उसके बाद डिफाइंड इन, है ना, या मेंशन्ड अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल भी आप यहां पे लिख सकते हैं, आर्टिकल 12 to 35 एंड 36 to 51। तो इस तरीके से आर्टिकल्स भी आप यहां लिख सकते हैं। नेचर क्या है? फंडामेंटल राइट्स का नेचर नेगेटिव है, डीपीएसपी का नेचर पॉजिटिव है। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो है स्टेट के ऊपर लिमिटेशन लगाते हैं, ये नहीं लगाते। तो यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं कि इट इम्पोजेस रेस्ट्रिक्शन ऑन स्टेट, इट डज नॉट इम्पोजेस रेस्ट्रिक्शन ऑन स्टेट। नेक्स्ट है इन्फोर्सिबिलिटी, है ना। फंडामेंटल राइट्स आर लीगली इन्फोर्सिबल जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर नॉट लीगली इन्फोर्सिबल। नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी, है ना। एक तरफ हमको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होती है, दूसरी तरफ सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होती है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, राइट्स गारंटीड, एक तरफ हमको पॉलिटिकल राइट्स गारंटीड है, दूसरी तरफ हमको सोशो इकोनॉमिक राइट्स गारंटीड है। लेजिस्लेशंस, फंडामेंटल राइट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई लेजिस्लेशन की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप ही इन्फोर्स होते हैं। जबकि डीपीएसपी को इन्फोर्स करने के लिए गवर्नमेंट को या पार्लियामेंट को लेजिस्लेशन बनाने पड़ते हैं। मतलब फंडामेंटल राइट्स डू नॉट रिक्वायर लेजिस्लेशन फॉर इट्स इंप्लीमेंटेशन, whereas डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रिक्वायर्स लेजिस्लेशन फॉर इंप्लीमेंटेशन। तो इस तरीके से हम कुछ क्राइटेरियाज के फॉर्म बेसिस पे इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, है ना। मैंने एक बेसिक क्राइटेरिया बताया, आप इसमें चाहे तो और पॉइंट्स आपके शब्द सीमा के अनुसार ऐड कर सकते हैं। जितना ज्यादा कम ग्रामर लिखेंगे उतना ही ज्यादा आपके पास पॉइंट्स बनाने की क्षमता यहां पर हो सकती है। व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इज डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, कमेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिफाइबल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट, whereas डीपीएसपी आर मोरल गाइडलाइंस टू द गवर्नमेंट on how to be a welfare state or how to establish a welfare state. Both DPSP and fundamental rights are complementary to each other, as one secure political right and other secure socio-economic rights of an individual as far limits the state, whereas the
DPSP empowers the state to implement the fundamental rights or to ensure the socio-economic rights of the individual. तो इस तरीके से दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं और मैंने उसमें ये भी ऐड किया है कि these टू प्रोविजन जो मैंने ऊपर लिखे हैं इनको हम किसी एग्जांपल्स के तौर पे समझ सकते हैं। कौन से एग्जांपल्स के तौर पे समझ सकते हैं? जैसे आर्टिकल 21, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 45 तीनों की तीनों एक बच्चे के होलिस्टिक विकास के लिए जरूरी है। आर्टिकल 21A एजुकेशन के लिए बात करता है, कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन 6 to 14 इयर्स, जबकि आर्टिकल 23 जो है वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है और जहां पे आपको चाइल्ड लेबर और इन सब चीजों से विरोध निषेध मिला है ना। और साथ ही साथ आर्टिकल जो नंबर 45 है वहां पे बताया अर्ली चाइल्डहुड केयर और न्यूट्रिशन के लिए। तो ये तीनों आर्टिकल्स को अगर हम क्लब करके देखें तो एक चिल्ड्रन के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए तीनों आर्टिकल्स जरूरी हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं। अगर बच्चा स्वस्थ ही नहीं होगा बचपन में ही तो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। इसका मतलब यह है कि देयर इज नो मीनिंग ऑफ आर्टिकल 21A अनलेस एंड अनटिल अ चाइल्ड इज properly nutrition healthy in his childhood days, in his early childhood stages में उसको प्री स्कूलिंग अगर नहीं मिला हो, आंगनवाड़ी केंद्र में अगर वो नहीं गया तो वो उसके लिए आर्टिकल 21A जो है इतनी अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ चाइल्ड लेबर में अगर लिप्त है तो आर्टिकल 21A ऑलरेडी जो है एक दूसरे के निषेध में आ जाएंगे। अगर चाइल्ड लेबर कर रहा हो तो एजुकेशन कैसे प्राप्त करेगा? तो इस तरीके से बहुत सारे आर्टिकल जो है आपस में एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं। जो सेकंड एग्जांपल मैंने यहां पर दिया है वो दिया है राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 to 18 स्टैब्लिशेस पॉलिटिकल इक्वालिटी। आप देखेंगे राइट टू इक्वालिटी में लीगल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी की हमने बात की है ना, जो 14 to 18 में। लेकिन वहीं अगर हम आर्टिकल नंबर 38 देखें, आर्टिकल नंबर 39 देखें जहां पर प्रोविजंस है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इस तरह के प्रोविजंस हैं, तो अगर हम उन आर्टिकल्स को देखें तो ये कौन सी जो इक्वालिटी है सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी स्टैब्लिश करने की बात करती है और एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए तीनों तरह की इक्वालिटी रिस्पॉन्सिबल है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए नजर आते हैं। साथ ही साथ आर्टिकल नंबर 21 को अगर हम देखें तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे अधिकार हमको दिए, जैसे कि फ्री लीगल एड, जैसे कि राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट। लेकिन इन सब आर्टिकल्स को, इन सब जो राइट जो हमको सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट करके आर्टिकल 21 के अंदर दिए हैं, इनको अगर हमको इन्फोर्स करना है तो स्टेट को पावर्स भी दिए हैं। कहां पर स्टेट को पावर्स दिए? स्टेट को पावर्स दिए आर्टिकल नंबर 39A के अंतर्गत की स्टेट शैल प्रोविजन फॉर फ्री लीगल एड। साथ ही साथ आर्टिकल नंबर 48A के अंदर दिया है कि स्टेट शैल प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट फॉर द इंडिविजुअल्स, है ना, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट के लिए स्टेट को प्रोविजंस करने चाहिए। तो इस तरीके से आर्टिकल 48A, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 21 के अंदर के जो फंडामेंटल राइट्स हमको सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं क्लीन एनवायरनमेंट के, फ्री लीगल एड के, इनको पूरा करने के लिए काम करते हैं। तो आपस में दोनों एक दूसरे के पूरक की तरह काम कर रहे हैं, ये हमने इस एग्जाम्पल्स के माध्यम से सिद्ध किया। इसके बाद हम कंक्लूजन इस तरीके से लिख सकते हैं कि thus as cited by Supreme Court in Minerva Mill case verdict that both fundamental rights and DPSP are two wheels of the same chariot, which shall work in harmony for the development of welfare state with empowered citizens। इस तरीके से हम मिनर्वा मिल के जजमेंट का जो वर्डिक्ट था उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैंने इसको कंक्लूजन में यूज किया। क्या वर्डिक्ट था? कि दोनों फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी एक रथ के पहिए के, एक ही रथ के दो पहिए हैं, है ना, जिनको कि हार्मनी में दोनों को एक साथ चलना चाहिए ताकि हमें कल्याणकारी राज्य और सशक्त नागरिकों का निर्माण कर सकें। तो ये हम कंक्लूजन स्टेटमेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट 6 मार्कर है इवैल्यूएट द डिमांड फॉर मेकिंग फंडामेंटल ड्यूटीज कंपल्सरी एंड बाइंडिंग। कंपल्सरी और बाइंडिंग तौर पे अगर फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर जो डिमांड राइज हो रही है, अगर उसको हम इवैल्यूएट करें तो हम क्या क्या लिख सकते हैं? देखिए, हम स्टार्ट कर सकते हैं इस तरीके से कि फंडामेंटल ड्यूटीज वास्तव में है क्या, कब इन संविधान के अंदर इंक्लूड की गई, है ना, और क्या रिकमेंडेशन के साथ इंक्लूड की गई, है ना। जैसे कि पार्ट 4A के अंतर्गत है ना, 51A आर्टिकल अनुच्छेद के अंतर्गत हमको 11 फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और सरदार सोहन सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे ऐड की गई। और साथ ही साथ सरदार सोहन सिंह जी ने रिकमेंड ये भी किया था कि ये कंपलसरी और बाइंडिंग हो, लेकिन हमने इसको कंपलसरी और बाइंडिंग नहीं किया। लेकिन अभी जो राइजिंग डिमांड है कि वास्तव में फंडामेंटल ड्यूटीज के सिग्निफिकेंस को बचाए रखने के लिए, रिलेवेंस को सही रिलेवेंट रखने के लिए हमको इनको कंपलसरी और बाइंडिंग कर देना चाहिए। उसको हमको किस तरीके से इवैल्यूएट करते हैं? तो उसको इवैल्यूएशन के लिए आपको दोनों पक्ष देने पड़ेंगे, पॉइंट्स इन फेवर, पॉइंट्स अगेंस्ट द
नोशन। इन फेवर अगर हम पॉइंट्स दें तो क्या है, इन फेवर ये बोल सकते हैं हम हाँ कि हमको करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि इसके माध्यम से हमें ब्रदरहुड की फीलिंग डेवलप होगी। इसके माध्यम से सिटीजन्स जो कि राइट्स एंजॉय कर रहे हैं तो दे शुड बी मेड बाइंडिंग कि उनको ड्यूटीज भी परफॉर्म करनी पड़े ताकि किसी और का फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज ना हो। जैसे कि आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है कि आप अपने बच्चों को 6 से 14 इयर्स के बच्चों को जो है स्कूल भेजें। अगर आप ये अपनी फंडामेंटल ड्यूटी परफॉर्म नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं उस बच्चे का आर्टिकल 21A जो है वो इन्फ्रिंज होगा या वायलेट होगा। तो इसलिए आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि इसको बाइंडिंग बना दिया जाए, बिकॉज इफ यू आर एंजॉयिंग फंडामेंटल राइट्स देन इट शुड बी अ कंपल्शन दैट यू शुड परफॉर्म योर ड्यूटीज एज वेल। तो ये पॉइंट इसके फेवर में कि हाँ बाइंडिंग बना देना चाहिए। साथ ही साथ हम ये पॉइंट दे सकते हैं कि अगर बाइंडिंग बनाए तो बहुत सारी चीजें पे रोक लगेगा, जैसे एनवायरनमेंट क्लीन हो पाएगा। साथ ही साथ इस तरीके की जो एंटी सोशल एंटी नेशनल एक्टिविटीज होती हैं इन पे प्रतिबंध लगाया जा पाएगा, क्योंकि अगर बाइंडिंग होगा तो इसके लिए पनिशमेंट्स होंगे इनको वायलेट करने के लिए। तो इन ऐसी सब चीजों पे रोक लग सकती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम फेवर में लिख सकते हैं। पॉइंट अगेंस्ट द फेवर पॉइंट हम लिखेंगे तो क्या है, दे कैन वायलेट फंडामेंटल राइट्स। अगर हमने इसको कंपलसरी और बाइंडिंग किया तो ये मूल अधिकारों के खिलाफ में जाएंगे, मतलब इनको वायलेट करेंगे। किस तरीके से वायलेट करेंगे? आपकी फ्रीडम्स को वायलेट करेंगे। आपको जो आर्टिकल 19 के अंदर है ना, आर्टिकल 20, 21 और इनके अंदर जो फ्रीडम्स दिए हैं उनको ये वायलेट करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स के खिलाफ भी जा सकते हैं ना। डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स के खिलाफ कैसे कि डेमोक्रेसी में सिटीजन्स हैव द सोवरेन पावर ना, सिटीजन्स आर सोवरेन और सिटीजन्स को फ्रीडम बहुत सारे हैं। अगर आप उनके ऊपर ये ड्यूटीज का इंपोजिशन करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेसी थोड़ा सा डेमोक्रेटिक आइडियाज जो थोड़े से कमजोर हो दिखेंगे, ऑटोक्रेसी की तरफ हम बढ़ेंगे, क्योंकि अब हमने अगर ये इंपोज किया तो एक तरीके से ऑटोक्रेसी दिखाया जाएगा। तो ये पॉइंट्स इन फेवर, पॉइंट्स अगेंस्ट फेवर आपको एक्सप्लोर करना है। कम से कम 4 या 3 पॉइंट्स आप दोनों नोशंस में दें, है ना। उसके बाद आप कंक्लूड कर सकते हैं ना। कंक्लूजन में मेरे को आपका ओपिनियन चाहिए कि वास्तव में आप क्या करना चाहेंगे, है ना। तो आप इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं कि दो फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट जुडिशियली इन्फोर्सिबल बट दे आर मोरल ऑब्लिगेशंस। बट अगर हमको कंपल्सरी और बाइंडिंग करना भी है तो we can make it compulsory and binding because most of the fundamental duties are already binding how already binding by some or the other law। जैसे कि हमको नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना है तो उसके लिए हमको अगर फंडामेंटल ड्यूटी हो या ना हो, लेकिन हमने एक लॉ बना के रखा है फ्लैग कोड, है ना, तो हमको इनडायरेक्टली उस फ्लैग कोड के माध्यम से हमको उसको रिस्पेक्ट करना ही है। साथ ही साथ हमने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बना रखा है तो हमको एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करना ही है, क्योंकि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत हमको सजा हो सकती है अगर हमने नहीं किया तो ऑलरेडी देयर आर लॉज जो कि हमको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो फंडामेंटल हमारी ड्यूटीज हैं उनको फॉलो करवा ही रहे हैं। कुछ ही 1-2 ड्यूटीज हैं जिनको हमको फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं किया गया है ना, लेकिन बाकी सारी ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए हमको किसी न किसी लॉ के अंतर्गत बाध्य किया गया है। तो बाध्य किया जाए अथवा ना भी किया जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी वी आर बाइंडेड, है ना, बाय सम और द अदर लेजिस्लेशन। तो अगर इस तरीके से कंक्लूड करेंगे तो आपका एक होलिस्टिक व्यू एग्जामिनर को पता चलेगा कि वास्तव में हाँ ऑलरेडी बहुत सारी ड्यूटीज बाइंडिंग है, तो अगर इसको बाइंडिंग कर भी दिया जाए तो चल सकता है ना। अभी ये जो डिमांड आ रही है ये इस वजह से आ रही है कि रेंडर नेशनल सर्विसेज, है ना। अगर जैसे कोविड-19 का जो स्प्रेड की वजह से जो वायरस फैल रहा है इस वजह से, है ना, एक जो हम नेशनल सर्विस हमको कंपलसरी नेशनल सर्विस में जाना चाहिए। जैसे कि कोई भी वॉर अगर हमारे खिलाफ करे तब भी, जैसे इजराइल में कंडीशन है कि वॉर पे अगर कंट्री है तो हर एक व्यक्ति को कंपलसरीली आपको आर्मी सर्विसेज देनी चाहिए। तो इस तरीके से नेशनल सर्विस, कंपलसरी नेशनल सर्विस जो रेंडर करने की जो बात की जाती है, रेंडरिंग नेशनल सर्विस व्हेनेवर कॉल्ड, तो इसलिए कई बार ये डिमांड राइज हुई है कि हाँ ये कंपलसरी रूप से आपको मैंडेटरी और बाइंडिंग कर देनी चाहिए सिटीजन्स के ऊपर, ताकि ऐसे क्राइसिस की कंडीशन में सिटीजन नेशन के साथ खड़े और नेशन को सपोर्ट करें। तो इन व्यूज को भी आप आपके आंसर में कहीं ना कहीं पिनअप करने की कोशिश कर सकते हैं, है ना। तो ये मैंने कुछ फीडर पॉइंट्स आपको बताए जिनको कि आपको वीव अप करना है आपके आंसर्स में, इंट्रोडक्शन बनाना है, कंक्लूजन बनाना है, साथ ही साथ ये पॉइंट्स देने हैं आपको इन फेवर अगेंस्ट द फेवर। तो आई होप कि क्वेश्चन आपका थोड़ा सा अच्छी तरह से आप हैंडल कर पाएंगे। कुछ बच्चों की मैंने कॉपीज चेक करी जिसमें खाली इन फेवर पॉइंट्स हैं, अगेंस्ट फेवर पॉइंट्स हैं। मुझे क्रिटिकल इवैल्यूएशन भी नहीं चाहिए था और मुझे खाली ये सपोर्ट वाले पॉइंट भी नहीं चाहिए थे, मुझे इवैल्यूएशन चाहिए था। इवैल्यूएशन का मतलब है कि आपको इवैल्यूएट करना है कि क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है, हो सकता है तो क्या होगा, नहीं हो सकता है तो क्या होगा। इस तरीके से आपको अपने से क्वेश्चन पूछने और उसका आंसर करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, कमेंट।
अब देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी का कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन जो हमने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 4 डील किया है ना। इसमें भी हम इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं महात्मा गांधी के कोटेशन के साथ कि वन इज लायबल टू परफॉर्म हिज फंडामेंटल ड्यूटीज इफ इज एंजॉयिंग हिज राइट्स। मतलब एक व्यक्ति को बाध्यकारी रूप से अपनी मूल कर्तव्यों का पालन करना चाहिए अगर उसको अपने अधिकारों को एंजॉय करना है तो, है ना। इस तरीके से आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। उसके बाद आपको नीचे लिखना है कि क्या कॉम्प्लीमेंट्री उसमें है या नहीं है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री कहां पर हमको देखने को मिलता है, उसके एग्जाम्पल्स देंगे, है ना। एग्जाम्पल्स कैसे देंगे, एग्जाम्पल इस तरीके से देंगे कि आर्टिकल नंबर आपका आर्टिकल्स के माध्यम से आर्टिकल नंबर 21A, उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटी नंबर K, है ना। उसके बाद आपका आर्टिकल नंबर 21 एनवायरमेंट के उसमें अंदर आपको राइट टू क्लीन एनवायरमेंट है। साथ ही साथ आपका इधर आप देखेंगे कि आर्टिकल नंबर आपका जो फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर है जो कि बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। तो इस तरीके से आपको फंडामेंटल ड्यूटीज देखनी है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज आपके फंडामेंटल राइट्स के साथ मैच कर पाए, उनको थोड़ा सा चेक करना है। साथ ही साथ आप दे सकते हैं फ्रीडम्स के रिलेटेड, तो इधर भी आपको आपके ड्यूटीज परफॉर्म करनी पड़ेगी ताकि दूसरों के फ्रीडम्स हनित ना हो। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीजें इसमें दे सकते हैं। दोनों को आपको कॉम्प्लीमेंट्री प्रूव करने के लिए कुछ एग्जांपल्स देने हैं ताकि आप ये प्रूव कर पाए कि दोनों की दोनों जो है फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज आपस में एक दूसरे को पूरा करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। दो एक लीगली इन्फोर्सेबल है, एक लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, खाली मोरल ऑब्लिगेशन है। तो इस तरीके से आप उसको डील करेंगे क्वेश्चन को। कंक्लूजन भी इस तरीके से कंस्ट्रक्टिव कंक्लूजन बना सकते हैं कि दस वन इफ अ पर्सन एंजॉयज हिज फंडामेंटल राइट्स, है ना, he should be performing his fundamental duties so that others can enjoy the fundamental rights, है ना। अगर एक व्यक्ति अपने फंडामेंटल राइट्स एंजॉय कर रहा है तो उसको अपने मूल कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए ताकि कोई अन्य व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार का हनन ना हो। तो इस तरीके से आप एक कंस्ट्रक्टिव कंक्लूजन भी बना सकते हैं। यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स बोथ गो हैंड इन हैंड बिकॉज, है ना, अगर एक का भी अगर हम पालन नहीं करें तो दूसरे को फंडामेंटल अधिकार नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से आप इसका एक कंस्ट्रक्टिव कंक्लूजन बना सकते हैं। नेक्स्ट है 15 मार्कर्स। पहला 15 मार्कर है डिस्कस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस एंड अमेंडमेंट्स, है ना। अगर हम कॉन्फ्लिक्ट देखें तो हमेशा से राइट फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये कॉन्फ्लिक्ट रहा है कि डीपीएसपी ज्यादा पावरफुल है या फिर फंडामेंटल राइट ज्यादा पावरफुल है ना। ये कॉन्फ्लिक्ट रहा है कि क्या पार्लियामेंट डीपीएसपी के अंतर्गत जो प्राप्त उसको शक्तियां हैं, जो इंपावर किया गया स्टेट को डीपीएसपी के अंतर्गत, है ना, डीपीएसपी के अंदर क्या उनका उस इंपावरमेंट का यूज करके वो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करके लोगों का फंडामेंटल राइट्स फ्रिंज कर सकती है, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को लिमिट कर सकती है क्या। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है हमेशा से राइट फ्रॉम इंडिपेंडेंस, राइट फ्रॉम फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट हमारे ये चलते आए, लेकिन धीरे धीरे इसके ऊपर एक डिसीजन मेकिंग पे हम आ पाए। क्या था, हमने स्टार्टिंग में हमको लिखना है इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के साथ, तो हमको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लिखना है। उसके बाद चंपक दोराईचंद केस लिखना है जिसके माध्यम से हमको बताना है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट रहा, है ना। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट रहा कि हाँ फंडामेंटल राइट्स जो है ज्यादा प्रेवलेंस में, लेकिन फिर भी डीपीएसपी का प्रयोग करके आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं। इसके बाद आपको गोलकनाथ केस लिखना है। गोलकनाथ केस लिखने के बाद आपको इसमें लिखना चाहिए 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और आपको केशवानंद भारती केस भी लिखना चाहिए कि हाँ इन केसेस के माध्यम से बार बार कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट ने प्रोविजन किया कि हाँ डीपीएसपी ज्यादा पावरफुल, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उसका खंडन करते हुए उसको क्या किया कि डीपीएसपी पावरफुल नहीं है, फंडामेंटल राइट्स प्रायोरिटी पे लेना चाहिए। तो इस तरीके से आपको केसेस बाय केसेस, है ना, और अमेंडमेंट बाय अमेंडमेंट इस आर्टिकल को डील करना है ना। एक ब्रीफ मैंने केसेस का लिस्ट और अमेंडमेंट का लिस्ट जो है पॉपअप में देकर रखा है जो कि आपके रेफरेंस में आ सकता है। कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे कि दो, है ना, जिस तरीके से मिनर्वा मिल केस में वो वही वर्डिक्ट हम वापस से इस्तेमाल करेंगे कंक्लूजन के अंदर कि मिनर्वा मिल केस के वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली बोला कि भैया दोनों की दोनों जो है आपस में एक दूसरे के साथ हार्मोनी में काम करेंगे। दोनों जो है एक ही रथ के दो पहिए हैं जो कि हार्मोनी में काम करेंगे तभी एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सकती है। अनलेस एंड अनटिल देयर विल बी नो हार्मनी, है ना, बोथ विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म द या फिर सिक्योर द सिटीजंस ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से आपको इसका एक कंस्ट्रक्टिव कंक्लूजन जो कि मिनर्वा मिल केस के वर्डिक्ट के साथ आप बना सकते हैं वो बनाने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट जो है 15 मार्कर, दैट इज एग्जामिन हाउ फार द स्टेट हैज सक्सीडेड इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी। जो हमारा
गवर्नमेंट है, जो हमारा स्टेट है, इंडिया है, उसमें डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने में किस हद तक गवर्नमेंट सक्सीड हुई है ना, कहाँ कितना इंप्लीमेंटेशन हमने किया है, कौन कौन से डीपीएसपी को हमने इंप्लीमेंट किया, कौन कौन से डीपीएसपी को इंप्लीमेंट नहीं किया। स्टार्ट कैसे करेंगे ना, स्टार्ट ऐसे करेंगे कि डीपीएसपी का जनरल इंट्रोडक्शन देंगे कि डीपीएसपी क्या है और डीपीएसपी कौन कौन से संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत दी गई है ना। तो इस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम लिखेंगे कि कहाँ कहाँ पर इन्फोर्स हो चुकी है, किन किन तरीकों से इन्फोर्स की है। तो हमको क्या करना है ना, हमको एक तरफ देना है ये डीपीएसपी का नंबर है कि डीपीएसपी नंबर 38, 39 है ना, इसके सामने एक टेबल बना ले हम तो, या तो है ना, या फिर पॉइंट वाइज भी लिखे तो उसके सामने जस्ट सामने हमको लिखना है कि सरकार ने क्या अधिनियम बनाया उस चीज को सिक्योर करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, तो उसके लिए हमने इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट बनाया, ठीक है। उसके लिए हमने बेसिक मिनिमम वेजेस एक्ट बनाया, उसके लिए हमने मनरेगा जैसी योजनाएं बनाई जहां पर हमने मेल फीमेल दोनों को इक्वल वेजेस देने का प्रावधान किया, तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क देने के हमने प्रावधान किए, है ना। उसके बाद जैसे कि फ्री लीगल एड, तो फ्री लीगल एड देने के लिए गवर्नमेंट ने नालसा एक्ट बनाया ताकि नालसा एक्ट के द्वारा है ना आपको जो है फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जा सके। इसके बाद अगर आप देखो तो पंचायती राज का ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए, विलेज पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेके आए, 73rd लेकर के आए हम आपकी पंचायत के लिए, विलेज पंचायत के लिए। तो इस तरीके से हमको गवर्नमेंट के एफर्ट्स बताना है कि हाँ इन डीपीएसपी को है ना, इन अधिकारों को जो डीपीएसपी में दिए इसको सरकार ने जो है धीरे धीरे इंप्लीमेंट करा है। जैसे कि आप 45 का एग्जांपल ले सकते हैं, आर्टिकल 45 का, कि आर्टिकल 45 को है ना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 86 के माध्यम से जो है हमने फंडामेंटल राइट बना करके दिया आर्टिकल 21A के अंदर, जो कि पहले डीपीएसपी का प्रोविजन था उसको हमने फंडामेंटल राइट बना दिया। तो इस तरीके से आपको एक एक प्रोविजन लेना है और उसके सामने जस्ट सामने लिखना है कि कौन कौन से प्रोविजंस ऐसे हैं डीपीएसपी के जिनको सरकार ने जो है कोई कानून के माध्यम से या कोई पॉलिसी के माध्यम से उसको इंप्लीमेंट किया है। इसको आप टेबल में लिख सकते हैं या फिर इंडिविजुअल पॉइंट वाइज लिख सकते हैं कि आर्टिकल 38 के लिए ये प्रोविजंस किया, आर्टिकल 39 के लिए गवर्नमेंट ने ये प्रोविजंस किए। उसके बाद हमको लिखना है कि हाँ अभी भी है ना कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको सरकार अभी पूरा नहीं कर पाई है, जैसे यूसीसी। तो यूसीसी के लिए कदम लिए हैं लेकिन अभी भी इफेक्टिवली यूसीसी इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इस तरह के कुछ प्रावधान जो आपको लिखना चाहिए वो आप लिख सकते हैं। कॉपरेटिव्स, तो कॉपरेटिव्स के लिए बहुत मेहनत करी लेकिन फिर भी अभी भी कॉपरेटिव जगत में बहुत सारी जो है खामियां देखने को मिलती है और कॉपरेटिव मूवमेंट बहुत वीक है। तो इस तरीके से आपको उसको लिखना है कि बहुत सारी जगहों पर तो हमने इंप्लीमेंटेशन किए, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट के लिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लेके आए हम, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, बहुत सारे रूल्स लेकर के आए। आप इसमें थोड़ा सा अपना जो माइंडसेट है थोड़ा ब्रॉड रखिए, है ना। ब्रॉड कैसे कि बहुत सारी पॉलिसीज हैं, बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, बहुत सारी गाइडलाइंस हैं जिनके माध्यम से डीपीएसपी का इंप्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ने किया है, क्योंकि गवर्नमेंट की मैक्सिमम जो पॉलिसीज रहती है वो डीपीएसपी पे ही बेस्ड रहती है ना। क्योंकि डीपीएसपी जो गाइडिंग लाइट है फॉर मेकिंग द पॉलिसीज, तो वाजिब सी बात है कि डीपीएसपी से बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसी इन्फ्लुएंस होगी, है ना। इसलिए बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज आपको मिल सकती है। इंपॉर्टेंट जो पॉलिसीज हैं आप उसको वहां पर लिखने की कोशिश कीजिए। SC/ST के वेलफेयर के लिए पॉलिसीज हमने बनाई है, बहुत सारी हमने पॉलिसीज बनाई है, ठीक है। और इसके बाद हम कंक्लूजन में लिखेंगे कि 10 डीपीएसपी है ना को एक तरीके से टूल का काम करता है फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट, and still the governments of present day and the future days will be using DPSP as a directive, as a guideline for establishing more welfare state or establishing socio-economic democracy in the country and for empowering the citizens of the country। कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए डीपीएसपी को पहले भी इस्तेमाल किया गया है और आगे भी फ्यूचर की गवर्नमेंट्स और आने वाली गवर्नमेंट्स और प्रेजेंट गवर्नमेंट भी इसको इस्तेमाल कर रही है ताकि हम एक कल्याणकारी कल्याणकारी राज्य और साथ ही साथ एक सशक्त नागरिकों का निर्माण कर सके, जहां पर कि उसको सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल तीनों तरह के लोकतंत्र, तीनों तरह की जस्टिस, तीनों तरह के न्याय, तीनों तरह की डेमोक्रेसी मिल पाए। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्टिव कंक्लूजन हमें को यहाँ पे बनाने की कोशिश करनी चाहिए। फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन भी आप बना सकते हैं। फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन क्या कि गवर्नमेंट को ये चीजें अभी और करनी चाहिए ताकि कि हम डीपीएसपी के बहुत सारे प्रावधानों को है ना उसमें फंडामेंटल राइट के तौर पे या लीगल राइट के तौर पे सिटीजन्स को दे सकें। तो एक फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन भी आप बना सकते हैं आपके ओपिनियन के हिसाब से। सो दैट्स ऑल विद अवर डिस्कशन लेक्चर। आई होप आपको मैं ये डिस्कशन लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये डिस्कशन लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज नीचे बेल आइकन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि हम हमारी जैसी बहुत सारे पीएससी एस्पिरेंट्स के तक हमारी पहुंच को बढ़ा सकें। टिल देन, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी ऑनलाइन।